हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो इससे पहले हम पार्ट 18 यानी कि 18 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चन करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 19 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, विच इज़ द नेम ऑफ यूएस पार्लियामेंट। तो यूएस पार्लियामेंट का नाम क्या है? अब देखो यूएस पार्लियामेंट का नाम क्या है, आप कंफ्यूज कहाँ पर होते हो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आप ऑप्शन बी सेनेट और ऑप्शन सी कांग्रेस में कंफ्यूज होते हो। देखो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नोट रखना है कि जो यूएस की पार्लियामेंट है तो यूएस की पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस। 25 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगर यूएस की पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है तो सेनेट क्या है? अब देखो जैसे हमारे इंडिया में जो है तो दो हाउसेज हैं, दो हाउसेज कौन कौन से हैं? तो वो हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो वैसे ही जो है तो यूएस के पार्लियामेंट में भी दो हाउस हैं। दो हाउस कौन कौन से हैं? एक तो यही है सेनेट, कौन सा है? सेनेट। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये यहाँ पर आपको नोट रखना है, सेनेट जो है तो पार्लियामेंट का नाम नहीं है बल्कि यह एक हाउस का नाम है। तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो देश हैं उनकी पार्लियामेंट के नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रूस की पार्लियामेंट का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो रूस की पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जापान की संसद का नाम, जो कि ऑप्शन ए में देकर के रखा है डाइट। जापान की संसद का नाम क्या है? तो वो है डाइट। उसके बाद आपसे इजराइल की संसद का नाम पूछा जाता है, तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। और स्वीडन की संसद का नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडैग। क्या है? रिक्सडैग। तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट्स नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज। तो शासन की एकात्मक प्रणाली का लाभ क्या है? अब देखो शासन की एकात्मक प्रणाली का लाभ है स्ट्रॉन्ग स्टेट यानी कि प्रबल राष्ट्र। सो ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगा शासन की एकात्मक प्रणाली के लाभ के बारे में। अब देखो यहाँ पर हमने एक पॉइंट तो देख लिया, जो शासन की एकात्मक प्रणाली है उसका लाभ क्या है, तो उसका लाभ है स्ट्रॉन्ग स्टेट। कुछ और भी अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक तो देखो यही हो गया स्ट्रॉन्ग स्टेट। उसके बाद जैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लाभ है, सिंगल सिटीजनशिप भी एक लाभ है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी एक लाभ है, उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस भी एक लाभ है। उसके बाद केंद्र द्वारा जो राज्य का गवर्नर यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वो भी एक यहाँ पर लाभ होता है। तो ये कुछ बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं शासन की एकात्मक प्रणाली के लाभ के, तो ये यहाँ पर आपको बिल्कुल नोट रखते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रेड यूनियंस इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ट्रेड यूनियन संविधान की किस सूची में सूचीबद्ध है? तो देखो ट्रेड यूनियन की जब भी बात आएगी तो यह जो है तो कंकरेंट यानी कि समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो हमारे संविधान में टोटल 3 अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो कि ऑप्शन ए, बी और सी में देकर के रखी हुई है। अब देखो यहाँ से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो तीनों अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनका वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? देखो अगर आर्टिकल की बात आएगी तो आर्टिकल 246 में किया गया है। लेकिन कई बार आपसे पूछा जाता है कि इन 3 अनुसूचियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो इनका वर्णन जो है तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगर अनुसूची पूछेंगे तो 7वीं अनुसूची, अगर आर्टिकल पूछेंगे तो आर्टिकल 246, ये यहाँ पर आपको नोट रखना है। अब देखो ऑप्शन ए में है संघ सूची। तो कई बार आपसे इनके विषय भी पूछ लिए जाते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने हैं और समवर्ती सूची में कितने हैं। तो देखो संघ सूची की अगर बात आएगी तो संघ सूची में टोटल विषय हैं 98। अब देखो वर्तमान की अगर बात की जाएगी तो टोटल 100 विषय हो चुके हैं। राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में जो है तो टोटल 61 विषय हैं और समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में टोटल विषय कितने हैं? तो वो हैं 52। तो ये यहाँ पर आपको बिल्कुल पॉइंट्स नोट रखने हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 28 है, हु इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? अब देखो ऑप्शन बी में है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी में है अटॉर्नी जनरल और ऑप्शन डी में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन तीनों की अपॉइंटमेंट जो है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। बाकी ऑप्शन ए में देकर के रखा है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति जो है तो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपने देखा कि राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति को। एक और आपको नोट रखते हैं, किसी एक और की नियुक्ति जो है तो राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था, तो वो कौन है? तो वो है एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल भी आपको नोट रखते हैं। एडवोकेट जनरल और उपराष्ट्रपति, इन दोनों की नियुक्ति जो है तो राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ये आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति की यहाँ पे बात की गई है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो हर बार हम डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल कि राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 52। उसके बाद आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा यानी कि इम्पीचमेंट की चर्चा, तो आर्टिकल 61 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 72 में। उसके बाद राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111 में। और उसके बाद राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 में। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, ऑप्शन ए में है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति की यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 63 में की गई है। मैंने आपको बताया उपराष्ट्रपति और एडवोकेट जनरल, तो एडवोकेट जनरल की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति आर्टिकल 165 में की गई है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ऑप्शन बी में है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑप्शन सी में है अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ से आपको अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? और ऑप्शन डी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वारी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज? तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो देखो, भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यह किस आर्टिकल में कहा गया है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो यह आर्टिकल 1 में कहा गया है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ ही साथ भारतीय संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी है? तो वो कौन सा है? तो वो है राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, शिक्षा के अधिकार की यहाँ पे बात की गई है, तो शिक्षा के अधिकार से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि जो ये शिक्षा का अधिकार है, तो पहले शिक्षा का अधिकार जो है तो किसके अंडर आता था? तो यह DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता था। और किस आर्टिकल के अंदर आता था? तो आर्टिकल 45 के अंदर आता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखो, संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। उसके बाद जो है तो शिक्षा के अधिकार को DPSP से निकाला गया और इसको एक मूल अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया? मौलिक अधिकार बनाया गया। और मौलिक अधिकार जब बनाया गया तो इसको किस आर्टिकल के तहत जो है तो रखा गया है? तो आर्टिकल 21 क्लॉज क के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल नोट रखते हैं। अब देखो, ये तो हमने बात कर लिया शिक्षा के अधिकार की। कई बार आपसे क्या पूछा जाता है? कई बार आपसे संपत्ति का अधिकार पूछा जाता है। तो देखो, संपत्ति के अधिकार की अगर बात की जाएगी तो संपत्ति का अधिकार पहले किस आर्टिकल के अंडर आता था? तो पहले आर्टिकल 31 के अंडर जो है तो आता था। अब देखो, पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था यानी कि मौलिक अधिकार था। बाद में चलकर जो है तो संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया। और कब बनाया गया, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था और कब हुआ था? 1978 में। तो 1978 में जो है तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाला गया और इसको एक कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1978 में। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है तो इसको बनाया गया था। अच्छा, इसको अब किस आर्टिकल के अंडर जो है तो रखा गया है? तो अब इसको आर्टिकल 300 क्लॉज क के अंतर्गत रखा गया है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो एक व्यक्ति की आयु मैक्सिमम जो है तो 35 वर्ष उसको पूर्ण की होनी चाहिए। सो ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड हमने पीछे ही जो है तो इंपॉर्टेंट सारे के सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन हमारा 56 है,
हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वॉज पास्ड। तो दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। अब देखो, जब भी एंटी डिफेक्शन बिल की बात आती है, बदल विरोधी विधेयक की बात आती है, तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि दल बदल विरोधी विधेयक कितने नंबर के संविधान संशोधन के तहत जो है तो पारित किया गया था, उस समय जो है तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो अभी भी हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। तो देखो, दल बदल कानून जो है तो कब लाया गया था, तो यह 1985 में लाया गया था। और किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, तो 52वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। और अब जो है तो प्रेजेंट में दल बदल विरोधी कानून को कितनवीं नंबर की अनुसूची में रखा गया है, तो 10वीं नंबर की अनुसूची में रखा गया है। तो ये सारे के सारे बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अब देखो, अगर आपको पता होगा कि 1985 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन पता चल गया होगा। तो देखो, 1985 की अगर बात की जाएगी, जब दल बदल विरोधी कानून लाया था, तो यह लाया था राजीव गांधी की सरकार द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। अब देखो, कौन बुलाता है, देखो यहाँ पर देखो, बुलाने की बात की गई है, कॉल्स की बात की गई है। तो बुलाने की अगर जब भी बात आएगी, तो वो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा, 57 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जब भी अध्यक्षता पूछेंगे, तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर, जो कि ऑप्शन सी में देख करके रखा है। यहीं पर जो है तो कुछ एक बच्चे जो है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछेंगे कि कॉल्स यानी कि बुलाता कौन है, तो वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अगर अध्यक्षता पूछेंगे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर। तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया वॉज हेल्ड इन। तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो है तो कब हुए थे, तो आम चुनाव हुए थे 1951 में। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन आंसर कमेंट्स करके बताओ कि जब भारत में जो है तो पहले आम चुनाव हुए थे, तो जो वोट डालने वाला पहला व्यक्ति था वह कौन था, फर्स्ट वोटर कौन था, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। और वह किस स्टेट से बिलोंग करता था, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।